आज मैं आप सभी के साथ अन्ना की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। अन्ना की स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पिछली कड़ी में जिस तरीके से शुभ्रा का केस था, कुछ इसी तरह से अन्ना का भी है। ये स्टोरी मैंने विज़डम ऑफ सोल्स इस पुस्तक से ली है। अन्ना जो कि एक 36 वर्षीय लेडी हैं और उनके 2 विवाह हुए हैं और दोनों ही शादियों से उनकी पहली शादी से उनका एक बेटा है और दूसरी शादी से भी उनका एक बेटा है। वो बताती हैं कि उनके दोनों ही हस्बैंड, उनके पहले हस्बैंड जिनसे उनका डिवोर्स हो गया और उनके सेकंड हस्बैंड जिनके साथ भी उनकी अच्छी नहीं बन रही थी और कुछ डिवोर्स जैसे हालात बन रहे थे। अन्ना का कहना था कि ये दोनों ही बहुत ही एक बौद्धिक किस्म के, बहुत ज़्यादा शांत और भावनात्मक लगाव ना रखने वाले, इस तरह का व्यक्तित्व रहा है मेरे दोनों ही हस्बैंड का। वो ये कहती हैं कि बचपन में उनके पिता से भी उनकी माता की नहीं बनी, तो वो अपने पिता के पास पली-बड़ी हैं। लेकिन वो बताती हैं कि मेरे पिता भी मुझे वक़्त नहीं देते थे। जो कभी अगर हमारी छुट्टी होती थी स्कूल से, कभी लंबी कोई छुट्टी होती थी, तो मैं देखती थी कि मेरे पिता भी भावनात्मक तौर पे मेरे लिए अवेलेबल नहीं रहते थे। उनका समय भी दूसरी औरतों के साथ गुज़रता था, क्योंकि माता से तो उनका तलाक हो चुका था। कुल मिला के बचपन में चाहे मैं पिता कह लूँ, बड़े होने के बाद चाहे मैं अपने दोनों हस्बैंड की बात कर लूँ, ये सभी वो लोग थे जो फ़िज़िकली मेरी लाइफ़ में अब मौजूद थे। अ, लेकिन फिर भी एक भावनात्मक खालीपन था। तीनों की ही कुछ भावनात्मक तौर पे वो उनकी उनके दिल में जगह नहीं बना पाए थे। और इस बात से वो बहुत परेशान थी और कहती हैं कि जब उनकी सेकंड मैरिज हुई, उनकी सेकंड मैरिज से उनका छोटा बेटा जिसका नाम थोर है वो पैदा हुआ। वो कहती हैं कि थोर भी बिल्कुल अपने पिता की तरह ही था और अपने पिता के जैसे ही वो भी मेरे साथ ज़्यादा कोई गहरा भावनात्मक लगाव जैसे कि आमतौर पे छोटे बच्चे रखते हैं, वो नहीं रखता था। यानी उनके जीवन में ज़्यादातर लोग ऐसे ही रहे हैं, जिनके साथ रहते हुए भी उन्हें खालीपन का, एक गैर मौजूदगी का, चाहे फ़िज़िकली मौजूद भी हों, ऐसा एहसास हुआ है। वो अपने बड़े बेटे के बारे में कहती हैं कि एक वही है जिसके साथ मैं थोड़ा-सा कनेक्शन फ़ील करती हूँ, जो थोड़ा-सा कभी-कभी मुझे लगता है कि वो मेरे दिल की बात सुनने के लिए तैयार है। अदरवाइज़ और कोई भी नहीं है। अब हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए अन्ना का जो पीएलआर हुआ और जो उसके नतीजे निकल कर आए, सीधा वहीं जाते हैं। अन्ना ने अपने 2 बर्थ देखे, मैं उनके पहले बर्थ का ज़िक्र करने जा रही हूँ। वो कहती हैं कि ओह! ये 1922 है। मैंने एक गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी है। मैं एक 32 साल की महिला हूँ। मैंने एक तरफ एक पुरुष का और दूसरी तरफ एक महिला का हाथ थामा हुआ है। हम फुटपाथ पर नाच रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि हम तीनों ही नशे में हैं। मैं चंचल हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन वाक़ई में नहीं। मैं एक सफल पत्रकार हूँ और अपने पेशे में बहुत व्यस्त रहती हूँ। मैं ज़्यादातर मनोरंजन से जुड़ी कहानियाँ, फ़िल्मों से जुड़ी कहानियाँ लिखती हूँ और जैसी मैं कहानियाँ लिखती हूँ, वैसा ही मेरा जीवन भी है। कुल मिला के अन्ना ने अपना एक ऐसा जीवन काल देखा जिसमें वो लोगों की नज़रों में बहुत एक सक्सेसफुल लेडी हैं, एक बड़ी ही मज़ेदार ज़िंदगी जी रही हैं, आज़ाद ज़िंदगी जी रही हैं, अकेली हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अन्ना उस जीवन काल में भी एक पुरुष से प्रेम करती थी, जो सेना में जाने के लिए उन्हें छोड़कर चला गया और कुछ वजहों से वो उनके जीवन का हिस्सा नहीं बन सका। अब जब अन्ना उस जीवन में अपने आखिरी दिन पर पहुंचती है, तो जो उसके एग्जैक्ट शब्द थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो कहती है, ये ठंडा और सर्द है। मैं 83 साल की हूँ। एक बड़ा सा कमरा है। मैं बिस्तर पर लेटी हूँ। मदद के लिए आसपास कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। कुल मिला के अन्ना ने समाज की नज़रों में तो एक सक्सेसफुल लेकिन अकेला जीवन गुजारा। इसके बाद उन्होंने एक अन्य जीवन काल भी देखा, जो कि
किसी आदिवासी जनजाति से जुड़ा हुआ था। उन्होंने देखा कि उनकी जनजाति के लोग उन्हें अकेला छोड़कर जा रहे हैं। ये जनजाति के मुखिया का निर्णय है, क्योंकि अन्य सभी लोगों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। एक मरते हुए व्यक्ति के लिए सभी को असुरक्षित नहीं किया जा सकता। अन्ना उस समय का जिक्र कर रही हैं जब लोग जैसे एक गांव में रहते हैं, अगर कोई पानी अकाल पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो फिर मजबूरी होती है उनके उस स्थान को छोड़कर पूरा का पूरा गांव खाली होता है और वो पूरा पूरा गांव कहीं जाकर बसता है। कुछ इसी तरह की परिस्थितियां अन्ना ने बयां करी कि किस तरीके से वो एक जनजाति का हिस्सा है, लेकिन वो जो जनजाति है वो मजबूर है उस एरिया को, अपने ही इलाके को छोड़कर जाने के लिए। उस पर्थ में आगे वो जिक्र करती हैं कि किस तरीके से वो अकेली रह गई, पूरे गांव खाली हो गया, और किस तरीके से वो पहले वैसे ही मृत्यु की कगार पर थी, खत्म हो चुका था उनका जीवन, तो जंगली जानवरों ने आकर उनके हाथ पैर को नोचकर उन्हें मार डाला। वो वैसे भी मरने की ही स्थिति में थी, इसीलिए उनकी जो जनजाति के लोग थे वो उन्हें वहीं छोड़कर गए थे। यानी ये भी एक जीवन जो भावनात्मक अकेलेपन से जूझा है। आगे अन्ना ने एक बहुत ही विशेष खास जानकारी दी, आगे चल के भी इस जानकारी का उनकी लाइफ पर असर पड़ा। उन्होंने बताया कि अब वो अपने परिवार की जो गतिशीलता है उसको उसकी गहरी समझ रख रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सोल वर्ल्ड में देखा। वो बताती हैं कि उनके हस्बैंड वो इतना अलग क्यों है, वो उन्हें इतना हल्के में क्यों लेते हैं। आगे उन्होंने बताया कि वो देख सकती हैं कि क्यों उनका छोटा बेटा अपने पिता के करीब है। वो ये भी जान पा रही हैं कि क्यों उनका बड़ा बेटा वही सिर्फ उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्यों वो ऐसे ही पुरुषों का चुनाव अपने जीवन में कर लेती हैं, चाहे पिता चाहे पति के रूप में, जो भावनात्मक तौर पे उपलब्ध नहीं रहते, क्योंकि वो भावनात्मक जुड़ाव से डरती है। अन्ना ने एक बहुत खास बात बोली जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उन्होंने बोला कि हमें अपने मुद्दों को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, दूसरे लोग दर्पण की तरह बने रहेंगे, जो हमारी विकृतियों को, हमारी दुष्क्रियाओं को हमारे सामने प्रतिबिंब की तरह दिखाते रहेंगे। एक बंद दिल दूसरे बंद दिल से मिलेगा तब तक जब तक वो जाग नहीं जाएगा। देखिए, ये बड़ी खूबसूरत बात है, बात को ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा अलग अंदाज में कही है अन्ना ने। एक बंद दिल दूसरे बंद दिल से मिलेगा तब तक जब तक वो जाग नहीं जाता। देखिए, इस बात की गहराई को समझने की जरूरत है। जब फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, वो प्यार की तलाश कर रहा है, प्यार चाहिए, जीवन में खालीपन है, प्यार चाहिए, या वो चाहता है कोई उसको गले लगा ले, कोई कोई उसके साथ बैठ के बातें करे, लेकिन वो वही चीज दूसरों को नहीं दे रहा है। वो जो दूसरों को दे रहा है वही तो उसके पास आ रहा है। एक बंद दिल दूसरे बंद दिल को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो जब आपकी तरफ से फ्लो नहीं हो रहा जिस चीज का, फिर वो चीज आपकी तरफ रिटर्न आ भी नहीं रही है। अब अन्ना ने ऐसे ऐसे जीवन जिए कि अकेलापन महसूस किया, भावनात्मक अकेलापन, क्योंकि ये जो भावनात्मक अकेलापन है ना, अब ये उसने तो बहुत डिटेल में तो नहीं देखा ना, उसने ये देखा कि किस तरीके से उसने एक अकेला जीवन चूज कर लिया। अब जैसे उसका पहला बर्थ रहा है, हो सकता है उस बर्थ में और बहुत सारी चीजें रही होंगी, हो सकता है उसने अपनी बेनिफिट के लिए अपने प्रेमी से दूर रहना या कुछ भी स्वीकार कर लिया होगा, क्योंकि अब इन सब चीज़ों का जिक्र तो ये जो पुस्तक जिससे मैंने ये केस लिया है, विजडम ऑफ सोल्स, इसमें नहीं किया गया है। ये सिर्फ मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये जो एक परिस्थिति रही, जब तक वो इसका एक्सपीरियंस नहीं करेगी तब तक वो अपने अंदर सुधार भी नहीं लाएगी, क्योंकि हमें, उसने कहा ना कि हमें ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि हम अपने मुद्दों पर काम करें। यानी कि जहां जहां जो जो गलती कर रहे हैं, वैसे वैसे लोग जब आके वही गलती रिपीट करते हैं आपकी लाइफ में, तब आप जागते हैं कि ओह, क्या मैं यही कर रहा था। अब मैं अपनी बात करती हूँ।
मैं बचपन में बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति की और थोड़ा बदतमीज़ कह लीजिए इस तरह की थी। लेकिन जब वही चीज़ मैंने दूसरों को करते हुए देखा और मैंने देखा कि सामने वाला कितने दर्द में जाता है आपकी किसी बदतमीज़ी या गुस्सैल प्रवृत्ति की वजह से, वो मेरे सीखने का ज़रिया था कि ये नहीं करना है। मैंने इस चीज़ को जाना और सीखा इसलिए नहीं जाना सीखा कि मैं खुद ऐसी थी। मैंने इसलिए जाना सीखा क्योंकि मैंने दूसरों को ऑब्ज़र्व किया कि जब वही ये चीज़ पैटर्न रिपीट करते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है। अब इसी तरह से अन्ना की बात लें, तो अब अन्ना ने एक चीज़ और शेयर करी कि जो उसके हस्बैंड हैं और उनका जो छोटा बेटा है, वो अलग सोल ग्रुप के हैं और जो उनका बड़ा बेटा है, वो अलग सोल ग्रुप का है और वो मतलब एक जैसे कार्मिक उनका आपस में एक डील थी, जिसके तहत किसी और ग्रुप का जो आत्मा है, उन दोनों ने रोल प्ले करा है अन्ना की लाइफ़ में। क्यों? उसे सिखाने के लिए। जबकि वो उसके ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखते, उसकी सोल फैमिली का हिस्सा नहीं थे। यही वजह थी कि जो दोनों अब वो आत्माएँ हैं, उनके हस्बैंड और उनका छोटा बेटा, वो एक जैसे थे। एक-दूसरे के साथ उनका कनेक्शन था क्योंकि वो दोनों ही एक ही सोल फैमिली के थे। जबकि अन्ना और उनका बड़ा बेटा वो किसी दूसरी सोल फैमिली से थे। अब मैं इस स्टोरी को यहीं पर समाप्त करूँगी। इन शॉर्ट में आगे चलकर अन्ना का जो उनके जो सेकंड हस्बैंड थे, उनसे भी तलाक हो गया और वो उनके छोटे बेटे के साथ अलग हो गए। अभी वो अकेली रहती हैं अपने बड़े बेटे के साथ, लेकिन अब वो परिवर्तित हो चुके हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि कौन-सी क्यों जब वो ये भावनात्मक रूप से बंद है, तो सामने वाले को कैसे वो एक रोमांटिक रिश्ता अपने लाइफ में प्राप्त कर सकती हैं। इस चीज़ को उन्होंने समझ लिया है और अपने जो स्वभाव के अंदर है, उन्होंने परिवर्तन लाया है। पर मैं ना एक चीज़ और नोटिस करती हूँ, इतने सारे जो केस देखे हैं, समझे हैं, एक चीज़ और निकल कर आती है कि आप अगर चीज़ों को कर्म के स्तर पर जाके सुलझाते हैं, कर्म के स्तर पर। क्योंकि अब देखिए पीएलआर कराने से ये नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम एकदम छूमंतर हो गई। लेकिन आपको जड़ समझ में आई ना कि अच्छा ये है, तो अच्छा अब ये नहीं करना है ना? बस ये होता है जैसे आपको समझ में आए कि अच्छा बुखार है, तो बुखार क्यों है? इसलिए है क्योंकि मुझे सर्दी लगी थी। अच्छा, तो अब ठीक है बुखार का इलाज करेंगे, कर्म के स्तर पे करेंगे, लेकिन साथ-साथ स्वेटर भी पहनेंगे। बस इस तरह की एक क्लैरिटी होती है और जब ये हो जाती है ना तो एक तरह से मतलब आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। क्योंकि लाइफ क्या है? लाइफ चीज़ों को सीखना ही तो है ना, जैसे-जैसे सीखते जाएँगे लाइफ ईज़ी और जब तक नहीं सीखेंगे, तब तक लाइफ डिफ़िकल्ट। और ये प्रकृति का खेल कह लीजिए या कुछ बदकिस्मती कह लीजिए कि ये जो सीखना-सिखाना होता है ना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और तब तक डिफ़िकल्ट होता है जब तक आपको सही पाथ नहीं मिल जाता है। जैसे ही मिल जाता है वैसे ही ईज़ी हो जाता है। बस जैसे ही कोई सूत्र समझाए ना कि 2 जमा 2 4, जब तक सूत्र ना समझ में आए ना तब तक इंसान उलझा हुआ है कि ये 2 जमा 2 4 हो कैसे गए? बस कुछ इसी तरह की ज़िंदगी है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं